नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है हमारी संसद। उसका पीठासीन अधिकारी होना अपने आप ही बेहद चुनौतीपूर्ण और गौरवपूर्ण है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुद ओम बिरला जी, लोकसभा के अध्यक्ष। ओम बिरला जी, आपका न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आप जो केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां पर पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन करने वाले हैं, संविधान दिवस पर क्यों और आज इस बार की थीम समन्वय क्यों? संविधान दिवस पर हर वर्ष संसद के अंदर कार्यक्रम किया जाता है। ये वर्ष पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी वर्ष है। 1921 से पीठासीन अधिकारियों की सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। बीच में कुछ समय चुनाव, कुछ समय विषय रहते हैं, उस समय सम्मेलन नहीं हो पाए, लेकिन ये शताब्दी वर्ष है, इसलिए हमने कहा कि केवड़िया की गुजरात की धरती, जहाँ इस आज़ादी के आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी जी की धरती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती, जहाँ पर हमें एक तरफ आज़ादी के आंदोलन के प्रणेता की प्रेरणा मिलती है और दूसरी तरफ संविधान बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल और सारे देश के रियासतों को एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भव्य स्टैचू है, वो निश्चित रूप से वहाँ में संकल्प भी देगी, नए कार्य करने की प्रेरणा भी देगी। इस बार जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है उसमें समन्वय पर आप जोर दे रहे हैं, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जब समन्वय की बात करते हैं इन तीनों के साथ? संविधान में तीनों स्तंभों के अपने अपने अधिकार दिए हैं। संविधान के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, ड्यूटीज दी गई है और हम चाहते हैं कि ये तीनों समन्वय रूप से, अभी भी समन्वय है और बेहतर तरीके से हम किस तरीके से अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर काम करें और क्या क्या गुणवत्ता के अंदर सुधार करें। इसके लिए संवाद चर्चा चलती रहती है, क्योंकि विधायिका की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कानून बनाने का काम वो करती है। संविधान संसद में बना है, इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किस तरीके से तीनों लोकतंत्र के स्तंभों को, जिनका अपना अपना क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार के अधिकार रेखांकित किए गए हैं, न तो अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कोई हस्तक्षेप करे और अपनी अपनी संस्थाओं को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं, इसके लिए इस 2 दिन के सदन में चर्चा होगी। लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया आपको लोकसभा अध्यक्ष बने। क्या इस दौरान आपको सबसे चुनौतीपूर्ण लगा अध्यक्ष के तौर पे? मुझे सबका सहयोग मिला और सभी दलों ने सहयोग किया, इसलिए मुझे लगा कि सदन निर्बाध रूप से भी चला और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी सदन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई। इस बार जो अगर आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिला सांसद है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइमर्स भी हैं। आपने कोई टारगेट बनाया है कि इस बार हर फर्स्ट टाइमर को बोलने का मौका दिया जाएगा? क्योंकि मैंने अटल जी को एक बार बोलते हुए सुना था कि जब हम संसद में नए थे तो शायद बोलने के लिए हमको वॉकआउट करना पड़ता था या अपना ध्यान खींचने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मौका आप देते हैं। अभी तक आपने कैलकुलेट किया है, गणना की है कि कितने फर्स्ट टाइमर्स को आपने बोलने का मौका दिया है? मैंने पहले सत्र में ही ये प्रयास किया कि सभी माननीय सदस्य जो प्रथम बार चुनकर आए सदन में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी मैं हाल ही में आंकड़े देख रहा था सदन के, तो आपने इस बार लोकसभा जो खर्च है, जिसका 900 करोड़ का बजट होता है, उसमें से 180 करोड़ रुपए कम खर्च किए। तो आप क्या कम खर्च करने के एक्सपर्ट हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसका उल्लेख आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कम खर्च करके, हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि मितव्ययता होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए और सरकारी धन का उपयोग ठीक हो। हम ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि सदन की के अंदर जो खर्च हो रहा है पैसा, एक पैसे का उपयोग हो। इसलिए तो मैं बार बार मैं सदन में माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं
कि ये सदन चर्चा, संवाद, बातचीत करने का है। इस सदन पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, इसलिए सदन की कार्रवाई चलना चाहिए। आप चर्चा करो, वाद विवाद करो, सहमति असहमति इस लोकतंत्र की विशेष पहचान है। अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने दल की जो विचारधारा उसको भी रखने की वहाँ कोशिश होती है, उनका अपना एजेंडा होता है, लेकिन सदन की कार्रवाई चलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि माननीय सभी सदस्यों ने सहयोग किया। हमने सदन के अंदर सचिवालय, लोकसभा सचिवालय में जहाँ जहाँ भी खर्चों में कटौती की जा सकती थी वहाँ कटौती की, और निश्चित रूप से उस कटौती करने से 180 करोड़ रुपए की बचत हुई। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आप कई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में गए, ब्रिक्स में गए, बाकी जगह गए, और आपने हमेशा वहाँ पाकिस्तान को आईना दिखाया जब पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद था। आपने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा फर्म स्टैंड लिया। 1947 में हम दोनों देश आज़ाद हुए थे। आज आप पाकिस्तान के लोकतंत्र को कहाँ देखते हैं और भारत के लोकतंत्र को? दीपक जी, आपने सवाल सही किया कि हम जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं, हमारा संसदीय मंच है इंडियन पार्लियामेंट यूनियन, और कई सारे हमारे मंच बने हुए हैं जो समय समय पर संसदों के अपने अनुभवों को साझा करते हैं और नवाचारों को साझा करते हैं और अपनी संसदीय कार्यप्रणाली को बताते हैं। लेकिन उन सब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों के विषय को लेकर उठाते हैं, उसमें हमारा विवाद रहता है। हमने कभी भी पाकिस्तान के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया, लेकिन पाकिस्तान का शिष्टमंडल हमेशा हर डेलीगेशन में, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के आंतरिक मामलों को उठाते हैं। हमारी एक दिशा होती है कि हम किस तरीके से संपूर्ण विश्व में आतंकवाद समाप्त हो, और इसीलिए हमने आतंकवाद समाप्त करने के लिए साझा कार्यक्रम बनाने की बात की। ये हमारा एजेंडा होता है। पर्यावरण के बारे में हमारा एजेंडा होता है। लेकिन पाकिस्तान के ये एजेंडे नहीं होते। वो हमेशा कश्मीर या भारत के आंतरिक मामलों को उठाने की कोशिश करती। इसीलिए हमें अपनी बात कहनी पड़ती है। हम किसी देश के आंतरिक मामलों के अंदर कभी हस्तक्षेप नहीं करते। ये हमारी नीति रही है। हम हमारे लोकतंत्र मजबूत रहे, हम हमारे आंतरिक परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक संवैधानिक व्यवस्था दी गई है जहाँ संसद हैं, विधानसभाएं हैं, जहाँ अपनी अपनी बात कह सकते हैं। किसी भी देश को हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, न किसी प्लेटफॉर्म पर उठाने की इजाज़त देंगे। दो महत्वपूर्ण बातें और, जब हम 75 साल आज़ादी के पूरी करेंगे तो देश का नई संसद स्वरूप ले लेगी। कितनी तैयारी है और क्या नया होगा उस नई संसद में, क्या बता सकते हैं आप? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, जब 2022 आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तो भारत की नई संसद बनकर तैयार होगी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने संसद के नए भवन बनाने की स्वीकृति दी और संसद की बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भवन बनने की प्रक्रिया शुरू की, और हम निश्चित समय पर उच्च गुणवत्ता क्वालिटी की आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हम नए संसद भवन का निर्माण करेंगे। पीठासीन अधिकारियों पर वापस आते हुए और इस पूरे कार्यक्रम पर वापस आते हुए आपको क्या लगता है, भारत के लोकतंत्र की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप वहाँ पर पीठासीन अधिकारियों के उसमें जब समन्वय की आप बात करेंगे उसको उठाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है अनुशासन एक बड़ा मुद्दा है जो सांसदों और विधायकों को करना चाहिए, जिसकी कमी देखी जाती है आजकल? उत्तराखंड के अंदर जब 19वें पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, जब सभी पीठासीन अधिकारियों का एक मत था, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सब एक मत के थे कि इनकी कार्रवाई निर्बाध रूप से चलना चाहिए। सदन में कानून बनाने का काम भी हो, देश की प्रदेश की अन्य समस्याओं पर चर्चा भी हो, विधानसभाएं, लोकसभाएं के जनप्रति अपनी बात भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके, लेकिन इसकी कार्रवाई चलना चाहिए। बीच में कुछ समय ऐसा आया था जब सदन की कार्रवाई में व्यवधान बहुत होता था, हंगामा होते थे।
पूरे के पूरे सत्र चले जाते, हंगामे की भेंट चढ़ जाते थे। वॉश आउट हो जाते हैं लोग। और इसके लिए हमारे पीठासीन अधिकारियों का मत था कि इसके लिए हमें नियम प्रक्रियाओं को इस तरीके से बनाना चाहिए कि सदन की कार्रवाई ज़्यादा दिनों तक भी चले और निर्बाध रूप से चले। और इसके लिए हमने 3 कमेटियों का गठन किया था। जो 3 विषय हमारे पिछली बार के थे, उन तीनों विषयों पर उन कमेटियाँ विचार कर रही है। एक कमेटी के अंदर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी हैं, जो 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल कानून पर क्या अधिकार अध्यक्ष के हैं, और एक चर्चा उस पर विशेष रूप से हुई अच्छा, कि असीमित अधिकार दल बदल कानून के तहत अध्यक्ष के नहीं होने चाहिए। और ये एक चर्चा निकली है, उसकी समिति के अध्यक्ष CP जोशी जी हैं, जो लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हम किस तरीके से उसके अंदर कानून के अंदर परिवर्तन करने के लिए सरकार को सुझाव दे सकते हैं, उस पर एक कमेटी बनी है। दूसरी कमेटी हमारी प्रौद्योगिकी को बनी है। हमारी कोशिश है कि राज्य की विधानसभाएं और संसद एक साथ एक प्रौद्योगिकी पर काम करे। देश की जनता कभी भी किसी विधानसभा की किसी भी कार्रवाई डिबेट को देखना चाहती है तो वो एक प्लेटफार्म पर उस विधानसभा की कार्रवाई भी देख सके, संसद की कार्रवाई भी देख सके। इसके लिए हमारे हितेंद्र जोशी जो असम विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो इसके चेयरमैन बनाए। तीसरे, किस तरीके से सदन अनुशासित चले और उसमें नियम प्रक्रिया कैसी बने कि कोई सदन का सत्र हंगामे की भेंट न चढ़े। इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हितेंद्र नाथ दीक्षित जी उसके अध्यक्ष हैं। ये तीनों कमेटी अपना काम कर रही है, उनके बारे में भी इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हम चर्चा करेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि दल बदल कानून का स्पीकर या जो पीठासीन अधिकारी होता है आज तक बेजा इस्तेमाल होता है, जो आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई? हाँ, निश्चित रूप से दल बदल कानून के अंदर असीमित अधिकार अध्यक्ष के हैं, और जितनी चर्चा वहाँ पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हुई थी, हमारा मानना है कि इस पर और कानून ठीक से बनने की आवश्यकता है। तो जब उसकी अंतिम रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन के सुझाव हैं। जब कमेटी रिपोर्ट मिलेगी तब हम उसमें सरकारों से चर्चा करेंगे। आखिरी चीज़, आप कोविड का संकट काल चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, खास तौर पर लोकसभा अध्यक्ष जी की ओर से, कि किस तरह से वो अपना ख्याल रखें और ठंड में खासकर? कोविड इस वैश्विक महामारी के अंदर हम इस महामारी के संकट को चुनौती के रूप में लेना चाहिए और सरकार की गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए हम किस तरीके से स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और हम आर्थिक जगत में नए परिवर्तन कर सकें, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सकें और भारत आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त हो, इस दिशा में भी हमें सामूहिक काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि देश आगे बढ़ेगा, हम आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भारत एक सकुशल स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में आप लोकसभा अध्यक्ष हैं, भारत का लोकतंत्र और मजबूत हो और इसकी मजबूती की चर्चा हमेशा दुनिया के अंदर गूंजती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।